नमस्कार साथियों, मैं यह पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपना जो बैंकिंग का टॉपिक चल रहा था उसी में आज अपन डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसमें क्या उसकी हायरार्की है, इसके अलावा उसके कार्य क्या क्या है, किस लिए आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया था। हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, हर एक देश में केंद्रीय बैंक होता है और केंद्रीय बैंक को इस्टेब्लिशमेंट करने का मेन रीजन होता है कि वो फाइनेंशियल सेक्टर को सुचारू रूप से या सही व्यवस्थित ढंग से उसको चला सके, उसके लिए सेंट्रल बैंक की स्थापना की जाती है, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है और हर देश में एक केंद्रीय बैंक होगा। अपने यहाँ पे जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, जो 1935 में स्टेब्लिश किया गया था। 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तब से लेकर अभी तक वो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है और उसका मेन जो उद्देश्य है वो है मुद्रा निर्गमन, नोट निर्गमन का, और साख और मॉनेटरी पॉलिसी जो है उन दोनों को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना या स्टेबिलिटी देना, कीमतों को कंट्रोल करना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में स्टेब्लिश किया गया था और किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था। इससे आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट से पहले जो केंद्रीय बैंक का जो कार्य है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसको 1921 में स्टेब्लिश किया था। कब किया गया था? 1921 में स्टेब्लिश किया गया था। वो केंद्रीय बैंक का कार्य केवल और केवल साख नीति है उसका कार्य करता था, लेकिन नोट निर्गमन का अधिकार उसमें भी किसके पास में था? वो अधिकार था वो सरकार के पास में था। तो इसने हिल्टन ने सिफारिश की थी कि इस तरह दोहरी नीति न अपनाकर, दो संस्थाएं न बनाकर एक ही संस्था ऐसी बनाओ जो नोट भी निर्गमन करे और साथ साथ में साख नीति और मॉनेटरी पॉलिसी उसको भी कंट्रोल करे या नियंत्रित करे। उसकी सिफारिश के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 पारित किया गया, 1934 अधिनियम पारित किया गया और उसी के आधार पे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था। और जब स्टेब्लिश किया गया था, स्थापना के समय आरबीआई जो था वो था एक निजी बैंक। स्थापना के समय निजी बैंक था, स्थापना के समय में निजी बैंक था आरबीआई, निजी बैंक था। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई और उसकी जो कैपिटल थी उसको 100 रुपए के इक्वल शेयरों में बांटा गया था, इक्वल 100 रुपए के इक्विटी अंश में शेयरों में उसको डिवाइड किया गया था। लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब सरकार को महसूस हुआ कि इसको गवर्नमेंट के अंडर में लेना जरूरी है ताकि सही से नोट निर्गमन का और साख पॉलिसी का जो कार्य है वो सुचारू रूप से किया जा सके, सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए जो थी आरबीआई थी उसका 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने अपने अधीन कर लिया था, सरकार के अधीन हो गया था। प्रारंभ में लगभग समस्त अंश पूंजी थी वो किसका स्वामित्व था? गैर सरकारी हिस्सेदारियों या निजी व्यक्तियों के द्वारा वो संचालित थी, निजी व्यक्तियों के द्वारा थी। बिंदु कुछ अंश कुछ व्यक्तियों के पास केंद्रित होने के से रोकने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 1900, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मैक्सिमम शेयर होल्डिंग उसकी ले ली थी, जिसकी वजह से उनके कामकाज में वो इंटरफेयर करते थे, इसलिए और अर्थव्यवस्था को सही गति प्रदान कर सके, सही व्यवस्थित तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए फंड जुटा सके और सही तरीके से क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सके, इसके लिए आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखने और आने वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, और 1 अप्रैल 1935 को स्टेब्लिश हुई थी। और आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट कौन सा है? 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्टेब्लिश और नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये विशेष ध्यान रखने लायक है कि कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है?
इसमें टोटल 20 सदस्यों की एक टीम होती है। जो उसका निर्देशन मंडल या जो सामान्य प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से होता है, इसमें एक सबसे पहले ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका गवर्नर। गवर्नर, उसके बाद में उसके 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, उसके बाद में एक अधिकारी भारत सरकार द्वारा अपॉइंट, भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का एक अधिकारी, और 10 ऐसे व्यक्ति सरकार, ऐसे व्यक्ति जो विशेष क्षेत्र से संबंधित है। सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और 4 जो है वो निदेशक, 4 निदेशक, 4 निदेशक जो स्थानीय मंडल के लिए, स्थानीय मंडल, जो स्थानीय मंडल कौन कौन से हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, जो 4 स्थानीय मंडल है उनके चारों के लिए एक एक निदेशक मंडल। गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर का नॉर्मली कार्यकाल जो पहले था वो 5 वर्ष था, अभी मोदी सरकार के बाद में अभी उसको 3 वर्ष का कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में 4 डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। एक भारत सरकार द्वारा अधिकारी अपॉइंट किया जाता है जिसके कार्यकाल कुछ नहीं है, जब तक गवर्नमेंट चाहेगी तब तक रखेगी, जब गवर्नमेंट को नहीं जरूरत है किसी दूसरे को अपॉइंट करके उसको वापस बुला सकती है। 10 ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं, उनकी 4 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और गवर्नर है वो पहले 5 वर्ष था, अभी 3 वर्ष है, और उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पुनर्नियुक्ति करनी चाहिए तो वो पुनर्नियुक्ति कर सकती है। वर्तमान जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उसकी पुनर्नियुक्ति हुई 2021 में, 18 से 21 तक उनका कार्यकाल था और 2021 में उनकी पुनर्नियुक्ति की गई थी। और शक्तिकांत दास जो वर्तमान गवर्नर है वो 25वें गवर्नर है। कौन से? 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनका कार्यकाल 2024 तक है और ये 25वें आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और सबसे पहले जो गवर्नर थे वो ये ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ थे, वो प्रथम गवर्नर थे। जो प्रथम गवर्नर था वो ओसबॉर्न था। और प्रथम जो भारतीय गवर्नर था वो कौन था? प्रथम भारतीय गवर्नर जो था, भारतीय, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे जो प्रथम भारतीय गवर्नर, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय में और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय में भी यही सीडी देशमुख थे, वो ही इसके गवर्नर थे, सीडी देशमुख। और जो सबसे कम कार्यकाल वाला जो गवर्नर था, केवल और केवल 20 डेज उनका कार्य था, वो थे अमिताभ घोष। अमिताभ घोष थे जिनका सबसे कम, आज तक के आरबीआई की हिस्ट्री में सबसे कम कार्यकाल है वो अमिताभ घोष का था, 20 दिन का। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास, पहले भारतीय गवर्नर है वो सीडी देशमुख, और पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ थे, जो आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में 1 अप्रैल 1935 को जब एस्टेब्लिश हुआ था उस समय आरबीआई का गवर्नर बना था। और आरबीआई के गवर्नर का 5 साल का पहले होता था, अभी वर्तमान में 3 वर्ष का कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति हो सकती है। और एक भारत सरकार द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। टोटल 20 सदस्यों की टीम होती है। टोटल टीम जो है वो 20 सदस्यों की होती है, जो देश में आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे 10 लोगों को भारत सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो विशेष तौर से आर्थिक क्षेत्र और कृषि और इंडस्ट्री से संबंधित जो जानकारी रखने वाले व्यक्ति होते हैं उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। 4 निदेशक
स्थानीय बोर्डों के लिए। और स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, 4 स्थानीय कार्यालय है। स्थानीय बोर्ड जो है, स्थानीय कार्यालय जो है वो 4 है। चारों के लिए निदेशक अपॉइंट किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, जिनका 4 साल का कार्यकाल होता है। इंडियन गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्टेब्लिशमेंट की गई है, रिजर्व बैंक बनाया गया, तो क्यों बनाया गया? कुछ ना कुछ रीजन होगा। किस कार्य के लिए बनाया गया है, वो कार्य कौन कौन से, वो अपन जानने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई के द्वारा कौन कौन से कार्य स्पेशली किए जाते हैं, जिसका जो मेन उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए आरबीआई स्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, और उसका 1 अप्रैल 1935 को और उसके बाद में 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण करके सरकारी बनाया गया था। उसको तो क्यों बनाया गया था, उसके क्या कार्य थे? पहला कार्य, उसका जो मेन जो कार्य था वो था नोट निर्गमन का। क्या कार्य था? नोट निर्गमन करने का मूल कार्य जो था आरबीआई का, वो था नोट निर्गमन का, कि जो भी करेंसी देश में प्रचलित है, जो भी करेंसी देश में चल रही है, वो करेंसी जारी करने का अधिकार है वो केंद्रीय बैंक के पास में होना चाहिए। और भारत में रिजर्व बैंक है वो ये कार्य करता है। रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों को छोड़कर, कॉइन जो है और 1 रुपए का नोट वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन उनकी सप्लाई या वितरण जो किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है जारी। लेकिन जो वितरण जो किया जाता है, सप्लाई जो की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा की जाती है। और 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, ध्यान रखना हमेशा वित्त सचिव के साइन होते हैं, ये स्पेशली याद रखना। 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के साइन होते हैं। बाकी सभी नोटों पे 2 रुपए से लेकर ऊपर के अमाउंट में जितने भी जिस भी डेनोमिनेशन का वो होगा नोट, उस पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? आरबीआई का जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जिस समय प्रिंटिंग की जाती है उसमें जो गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर किया जाता है। अन्य सभी मूल्य के नोटों तथा सिक्के जारी करने वाली एकमात्र संस्था आरबीआई है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम कोष पद्धति। आरबीआई पहली चीज तो कौन कौन से नोट जारी करती है? 2 रुपए वर्तमान में जो चलन में 5, 10, 20, 50, 100 और 500, ये नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। 500 और एक 200 का, 200 का ये नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। 2000 के नोट को अभी चलन से बाहर कर दिया गया है, उसको आरबीआई ने वापस ले लिया, उसका विमुद्रीकरण नहीं किया। विमुद्रीकरण का कारण है कि जो नोट आपके पास में है उसको नष्ट कर देना, लेकिन 2000 के नोट को चलन से बाहर किया है कि उसको वापस आरबीआई ने ले लिया, और उसके बदले में आपको दूसरी करेंसी चेंज करवा सकते हो, दूसरी करेंसी ले सकते हो, जिसकी डेडलाइन थी 7 अक्टूबर, वो खत्म हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट थी 2000 के नोट को जमा करवाने की। या आप अपने खाते में जमा करवा सकते थे या अपने नजदीकी बैंक में जाके उसको परिवर्तित करवा सकते थे। परिवर्तित करवाने की जो सीमा थी वो थी 10 नोट मैक्सिमम आप एक दिन में परिवर्तित करवा सकते हो। अब आरबीआई जो नोट जारी करती है वो किस आधार पे करती है? आरबीआई जो नोट जारी करती है वो न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पे करती है। किसके आधार पे करती है? न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर। न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर आरबीआई नोट जारी करती है। और यह सिस्टम कब लागू किया गया था? 6 अक्टूबर 1956 से शुरू किया गया था। न्यूनतम कोष पद्धति जो है वो 6 अक्टूबर 1956 से लागू की गई थी। उससे पहले अनुपातिक कोष प्रणाली के तौर पे भारत आरबीआई है वो नोट जारी करते थे, लेकिन स्वतंत्र प्राप्ति के बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब पैसे की जरूरत हुई तो उतना पैसा आरबीआई इश्यू नहीं कर सका जितना सरकार को जरूरत था। तो अक्टूबर 1956 में सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो न्यूनतम अनुपातिक कोष प्रणाली है उसकी जगह अपन न्यूनतम कोष जो जरूरी है उतना ही रख के अपन नोट जारी कर सकते हैं। और वर्तमान में जो न्यूनतम कोष है वो 200 करोड़ रुपए का है। 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रख के आरबीआई चाहे जितने नोट इशू कर सकती है, चाहे जितने नोट
इश्यू कर सकती है। और न्यूनतम कोष में 115 करोड़ का गोल्ड, 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां और करेंसी, विदेशी प्रतिभूतियां या करेंसी उसको धरोहर के तौर पे रखनी पड़ती है और उसके बाद में वो करेंसी इश्यू या मुद्रा जारी कर सकती है। धरोहर इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि किसी भी करेंसी को जारी करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रखा होगा तभी उसकी वैल्यू रहेगी। अदरवाइज तो नोट तो एक कागज का है, उसकी क्या वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ धरोहर के तौर पे रखा गया है और तभी उसकी दूसरी देशों की करेंसी के सामने वैल्यू है, वो वैल्यू डिसाइड होगी या वैल्यू उसकी रहेगी। क्योंकि उसके पीछे अगर कुछ भी अगर धरोहर नहीं रखी गई है तो उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा करेंसी का। इसलिए करेंसी के पीछे वो कुछ ना कुछ धरोहर रख के उसके बाद में उसका इश्यू किया जाता है। और आरबीआई जो है न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पे नोट जारी करती है जिसमें 200 करोड़ का न्यूनतम कोष, 115 गोल्ड, 85 करोड़ फॉरेन सिक्योरिटीज। और ये प्रणाली है वो 6 अक्टूबर 1956 को आरबीआई ने अपनाई थी। उससे पहले अनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर आरबीआई नोट निर्गमन का कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकर के रूप में कार्य, पहला कार्य था नोट निर्गमन का, उसके बाद में दूसरा जो कार्य था वो सरकारी बैंक के रूप में कार्य करना। आरबीआई जो है भारत सरकार की या राज्य सरकारों की जो भी डिपॉजिट या लोन की आवश्यकताएं होती है वो कौन पूरी करता है, आरबीआई के द्वारा पूरी की जाती है। रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकार के बैंकर एजेंट हुए उसकी वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। जब भी किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कभी भी अगर कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आरबीआई से लोन लेती है या आरबीआई उनके बिहाफ पे मार्केट से लोन इकट्ठा करके गवर्नमेंट को, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को देती है। उसके जो भी एजेंट के तौर पे भी काम करती है, जो भी गवर्नमेंट का कलेक्शन का कार्य होगा वो भी करेगी, या उसके अलावा उसको कभी फाइनेंशियल सलाह या हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो भी आरबीआई सपोर्ट करेगी कि किस तरह से आप उस कार्य को कर सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की करों से होने वाली आय को जमा करती है तथा सरकारी आदेशानुसार उसका भुगतान भी करती है। जो भी टैक्स कलेक्शन आता है, टैक्स कलेक्शन को डिपॉजिट भी करती है और जब जब गवर्नमेंट जिस जिस तरह से ऑर्डर करती है उसके अनुसार उस टैक्स कलेक्शन में से वो पेमेंट भी करती है। तो गवर्नमेंट का जो भी कार्य होता है वो पूरा का पूरा आरबीआई के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट आरबीआई में अपना अकाउंट भी रख सकती है, आरबीआई से लोन भी ले सकती है, अपना डिपॉजिट भी करवा सकती है, लेकिन आरबीआई कभी भी पब्लिक या जनता का जमा स्वीकार नहीं कर सकती, जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती कभी भी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। आरबीआई कभी भी जनता से है वो जमा स्वीकार नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आरबीआई के कार्यों में वो पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की अगर डिपॉजिट होगी या उसका लोन होगा तो उसका कार्य आरबीआई कर सकती है। न जनता से जमा स्वीकार कर सकती, न जनता को ऋण दे सकती। जनता के साथ में आरबीआई की डीलिंग नहीं होती है, वो या तो बैंकों के साथ में या गवर्नमेंट के साथ में डीलिंग करेगी। आम पब्लिक के साथ में आरबीआई कभी भी डीलिंग नहीं कर सकती है। तो सरकार का जो भी कार्य होता है लोन या एडवांसेज या डिपॉजिट से संबंधित, वो कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई जब सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए, केंद्र सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की, तो ट्रेजरी बिल इशू करके मार्केट से पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देती है। बैंकर के बैंक के रूप में कार्य, आरबीआई जो है बैंकों का अंतिम ऋणदाता माना जाता है। एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि जो माई बाप जो लास्ट में जो बचता है वो माँ बाप नाना नानी जो भी है वो आरबीआई होता है बैंकों के लिए। क्योंकि जहां बैंकें अटकती है, जहां पे बैंकें परेशानी में खड़ी होती है वहां पे आरबीआई उसकी हेल्प करती है, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो या सलाह से रिलेटेड हो, कोई भी रिक्वायरमेंट होगी वो लास्ट में जो रिक्वायरमेंट की पूर्ति है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। चाहे तो लोन लेना हो या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए हो उसमें से निकलने में मदद चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, या कहीं पे भी ऐसी डिसीजन लेने की अगर परेशानी होगी तो वहां पे भी सलाह आरबीआई देगी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से आरबीआई हमेशा बैंकों की हेल्प करती है।
और बैंकों को जरूरत होती है वहां पे लोन भी प्रोवाइड करवाती है आरबीआई। तो जो अंतिम ऋणदाता के तौर पे होता है वो बैंकों का अंतिम ऋणदाता है वो आरबीआई होता है, अंतिम ऋणदाता। बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता जो होता है ना, जब कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है तब ये लोग आरबीआई से जाके बैंकों का अंतिम ऋणदाता भी इसको कहा जाता है, या बैंकों के बैंक के रूप में, या बैंकों का बैंकर भी इसको बोला जाता है कि जब सब जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं तब आरबीआई का दरवाजा आपके लिए, बैंकों के लिए हमेशा खुला रहता है। तो अंतिम ऋणदाता या बैंकों का बैंकर या बैंकों के बैंक के रूप में कार्य आरबीआई करता है, जब जरूरत होती है तब उनको करवाता है। जो कि और कार्य कैसे करता है कि जैसे अपने लिए बैंक कार्य करते हैं, जैसे अपना डिपॉजिट स्वीकार करती है और अपने को लोन देती है, उसी तरीके से आरबीआई भी बैंकों की जमा स्वीकार भी करती है और बैंकों को जब जरूरत होती है तब लोन भी देती है। लेकिन आरबीआई कभी भी, ध्यान रखना, बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देती है। कोई ना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल कुछ न कुछ रखने के बाद में ही आरबीआई ऋण देती है, चाहे बैंकों को देवे चाहे सरकार को भले ही है, लेकिन बैंकों को जो भी लोन देती है वो हमेशा कोई ना कोई सिक्योरिटी के आधार पे दिया जाता है। उसके बाद में विदेशी विनिमय का नियंत्रण, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का जो सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म जो है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी काम है वो पूरा का पूरा आरबीआई करती है। केवल बैंकों को इतनी सुविधा है कि वो कुछ करेंसीज को या कुछ सर्टेन अमाउंट तक करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी पूरा का पूरा कंट्रोलिंग और भंडारण का काम जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। रिजर्व बैंक रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आरबीआई जो है वो विनिमय दर को नियंत्रित करने का कार्य 1991 से पहले करता था, 1991 से पहले। 1991 के बाद में जब से एलपीजी सिस्टम जो आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जब से कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद में जो एक्सचेंज रेट जो है वो हमेशा मार्केट के हवाले कर दी गई है। एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के हवाले कर दी गई है। जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई के आधार पे मार्केट के द्वारा निर्धारित होती है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करती है, वो एक्सचेंज रेट रहेगी जिसमें डेली बेसिस उतार चढ़ाव होते। 1991 से पहले, 91 से पहले जो है आरबीआई के द्वारा एक्सचेंज रेट है आरबीआई द्वारा कंट्रोल की जाती थी। आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा कैसे कंट्रोल की जाती थी? जब भी एक्सचेंज रेट में रुपए की वैल्यू कम होती थी तो आरबीआई क्या करती थी, गोल्ड को सेल करके रुपए की डिमांड को क्रिएट करती थी, जिससे रुपए की डिमांड बढ़ने पे वापस वो पुरानी पोजीशन पे, पहले वाली स्थिति में आ जाता था। और जैसे ही रुपए की वैल्यू बढ़ती थी, गोल्ड बाई करके उसको वापस नीचे उसी स्टेज पे लाने की कोशिश की जाती है। इस तरह से आरबीआई पहले 1991 से पहले रुपए की जो एक्सचेंज वैल्यू है उसको कंट्रोल करती थी। लेकिन 91 के बाद में जो है वो पूरी की पूरी मार्केट के हवाले, मार्केट में जो डिमांड रहेगी और जो सप्लाई रहेगी उसके हिसाब से डिसाइड रहेगी। एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में आरबीआई का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। और आरबीआई जो है वो जो फॉरेन एक्सचेंज के जो कार्य है उसमें जो दो अकाउंट फॉरेन ट्रेड के लिए जो यूज होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, और पूंजी खाता, ये दोनों अकाउंट में से चालू खाता जो है, करंट अकाउंट जो विदेशी व्यापार के लिए जो यूज किया जाता है, उसमें 1991 से पहले अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, कुछ भी बाहर से खरीदना है या कुछ भी वस्तु बाहर बेचनी है, तो आरबीआई की पूर्वानुमति अनिवार्य थी। लेकिन 1991 के बाद में लगभग 1994 से इसको फुल्ली कन्वर्टेबल, मतलब आप कितना भी इसमें व्यापार कर सकते हो, जो व्यापार किया जाता है उसमें आरबीआई की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और इसमें अभी भी कुछ क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट के लिए या पूंजी कैपिटल लेने के लिए आपको आरबीआई की पूर्वानुमति जरूरी है। जिस तरह से एफडीआई के लिए पूर्वानुमति रिक्वायर्ड है, उसी तरह से कुछ सेक्टर्स के लिए अभी भी पूर्वानुमति लेना जरूरी है। लेकिन चालू खाता जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल है 1994 के बाद से।
इसको पार्शियली धीरे धीरे इसको कन्वर्टेबल किया गया था। 91 में शुरुआत की गई थी और 94 तक इसको फुल्ली कन्वर्टेबल या परिवर्तनशील कर दिया था। तो आरबीआई जो है वो एक्सचेंज रेट को नियंत्रित करने का और रिजर्व बैंक विदेशी भंडार के परीक्षक या कस्टोडियन के रूप में कार्य करते हैं कि जो भी विदेशी मुद्रा आई है वो भारत सरकार के बिहाफ पे वो अपने पास में रखेगी, उसका संरक्षण करेगी और उसको जब जरूरत होगी तब वहां पे प्रोवाइड करवाएगी और एक्सचेंज का और भंडारण का कार्य जो है वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो है साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल। जो भी मार्केट में बैंकों के द्वारा जो उधार दिया जाता है उसको आरबीआई के द्वारा कंट्रोल करने की जो पॉलिसी होती है उसको अपन साख नियंत्रण कहते हैं। जो बैंकों द्वारा लोन देने की प्रोसेस या प्रक्रिया को कंट्रोल या नियंत्रित करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, साख नियंत्रण। जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है वो कैसे किया जाता है? आरबीआई दो तरीके से साख नियंत्रण करती है। एक तो है आपका मात्रात्मक, दूसरा रहेगा आपका गुणात्मक। दो तरीके से उसमें साख को कंट्रोल किया जाता है। जब उसकी मात्रा में सीधा साख में सप्लाई में परिवर्तन करना हो, जब साख को कम या ज्यादा करने का सीधा उद्देश्य जब रहेगा, जब उसकी मात्रा में परिवर्तन का रहेगा तब मात्रात्मक साख नियंत्रण है वो अपनाया जाएगा। लेकिन जब किस स्पेशल उद्देश्य के लिए कुछ स्पेशल पर्पज की वजह से अगर साख को कंट्रोल करना है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लोन देना है कि नहीं देना है या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को सस्ता देना है, कितना देना है कितना नहीं देना है, इस तरह के उद्देश्य के आधार पर अगर कोई साख नियंत्रण किया जाएगा वो आएगा आपका गुणात्मक। जब उसकी गुणवत्ता में या क्वालिटी में चेंज करके कार्य किया जाएगा और जब उसकी पूरी मात्रा में अगर एक साथ इफेक्ट पड़ेगा तो वो आपके आएगा मात्रात्मक। कुछ सेक्टरल या स्पेसिफाइड डिसाइड क्षेत्र के लिए अगर पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो आपकी आएगी गुणात्मक पॉलिसी। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि साख नियंत्रण का चयनात्मक या गुणात्मक कौन सा उपाय है या मात्रात्मक उपाय कौन सा है और किस तरह से साख में वृद्धि होगी कि कमी होगी। क्योंकि साख में अगर मात्रात्मक उपाय अपनाया जाता है तो उसमें या तो साख में विस्तार होगा, क्या होगा, विस्तार होगा, या तो रिहा होगा, फिर संकुचन, विस्तार या फिर संकुचन। जब मार्केट में मंदी का दौर होगा तो उसका विस्तार किया जाएगा, लेकिन जब तेजी का दौर होगा, जब महंगाई बढ़ रही है, साख ज्यादा बांटी जा रही है तो उस कंडीशन में संकुचन की पॉलिसी आरबीआई के द्वारा अपनी जाएगी और इसमें मात्रात्मक ही काम में लिया जाता है। जब साख का संकुचन और विस्तार करना हो तब मात्रात्मक जो विधि है, मात्रात्मक नीति जो है वो आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती है। मात्रात्मक नीति में कौन कौन से आते हैं आपके? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, इसके अलावा रेपो रेट। जो 1 डेज टू 15 डेज के लिए आरबीआई से बैंकें जब उधार लेती है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। भी वर्तमान में जो लिक्विडिटी की सप्लाई है वो रेपो रेट के द्वारा ही आरबीआई द्वारा कंट्रोल की जाती है। और नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये टूल्स आरबीआई है वो क्रेडिट या साख की मात्रा को कम या ज्यादा करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जब साख की मात्रा बढ़ानी होगी, जब साख का विस्तार करना होगा तो इनको सबको की दरों में क्या किया जाएगा? कमी की जाएगी। जब भी साख का विस्तार करना होगा तो कमी की जाएगी, क्योंकि जब सीआरआर कम होगा, एसएलआर कम होगा, बैंक रेट कम होगी या रेपो रेट कम होगी तो क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट सस्ती होगी, बैंकों के पास में एक्स्ट्रा फंड होगा सीआरआर और एसएलआर कम होने से, तो वो ज्यादा लोन बांट सकेंगे और ज्यादा लोन बांट सकेंगे उसकी वजह से साख का हमेशा विस्तार होता है। क्या होगा? विस्तार होगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में है उसमें आरबीआई क्या करेगी? इसको सिक्योरिटीज को बाई करेगी, खरीदेगी। जब खरीदेगी तब सिक्योरिटी आरबीआई के पास में आएगी और जो पैसा है वो पब्लिक या बैंकों के पास में जाएगा, क्योंकि ट्रेजरी बिल है उसमें बैंकें भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब भी सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा तो वो पैसा है वो पब्लिक के पास में जाएगा। और अगर इसका संकुचन करना होगा तो दरें क्या की जाएगी? बढ़ाई जाएगी, बढ़ाएंगे उसको, दरों को इंक्रीज करेंगे या
बढ़ाएंगे, चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, बैंक रेट हो या रेपो रेट हो, और ट्रेजरी बिल है उसको सेल किया जाएगा तो पैसा है वो आरबीआई के पास में आएगा और बिल जो ट्रेजरी बिल टी बिल है वो पब्लिक के पास में जाएगा, जिससे पब्लिक के पास में पैसे की कमी या मुद्रा की कमी हो जाएगी, जिससे उसकी साख पॉलिसी है, साख की मात्रा है वो कम होगी। तो इस तरह से साख नीति के द्वारा आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है क्रेडिट पॉलिसी को, जो मात्रात्मक उपाय है जिसमें सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसके द्वारा कम किया जाता है, कम या ज्यादा की जाती है। जब सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट कम की जाती है तो उसका साख का है वो विस्तार होता है, बढ़ती है साख। या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब ट्रेजरी बिल को बाई किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में कि कौन सी उपाय है जिससे साख का विस्तार होता है या साख का संकुचन होता है। तो जब भी दरें कम होती है और ट्रेजरी बिल बाई किया जाता है तो साख का विस्तार होगा। जब भी दरों की बढ़ोतरी होगी और ट्रेजरी बिल है उसको सेल किया जाएगा तो साख की मात्रा का संकुचन या साख में कमी आएगी। और गुणात्मक उपाय जो है वो स्पेसिफाइड एरिया वाइज कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, कि जैसे अगर किसी एरिया में या किसी क्षेत्र में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर उनको फाइनेंस बढ़ाना है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट सस्ती करेगा, या फिर उसके लिए जो मार्जिन मनी का निर्धारण है वो कम किया जाएगा, मार्जिन मनी कम की जाएगी। इस तरह के जो उपाय अपनाए जाते हैं वो इसमें आते हैं, जिसमें मार्जिन का निर्धारण, इसके अलावा उसमें कुछ स्पेशल सेक्टर्स के लिए विभिन्न ब्याज दरें रखना, या कुछ क्षेत्रों के लिए मैक्सिमम सीमा निर्धारित करना कि इससे ज्यादा का इस सेक्टर में या इंडिविजुअल को या इस इंडस्ट्री को आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस तरह के जो उपाय होते हैं वो गुणात्मक में आते हैं। जब अपन क्रेडिट पॉलिसी आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि गुणात्मक में कौन कौन से उपाय और मात्रात्मक में कौन कौन से उपाय। लेकिन हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जब भी पूरे क्षेत्र में या पूरी इकोनॉमी में अगर सप्लाई इफेक्ट होती है अगर क्रेडिट की, तो वो हमेशा मात्रात्मक उपाय से ही होगी। और उसमें स्पेशली जो टूल्स काम में लिए जाते हैं सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन की रेटों के आधार पर किया जाता है। जब विस्तार करना होगा तो कम किया जाएगा और टी बिल को बाई, और जब संकुचन करना होगा तो रेटें बढ़ाई जाएगी और टी बिल को सेल किया जाएगा। नेक्स्ट है आंकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन। आरबीआई हर साल तिमाही आधार पे, साप्ताहिक आधार पे मुद्रास्फीति के भी आंकड़े जारी करती है। इसके अलावा फाइनेंशियल आंकड़े भी आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी रेटें जारी की जाती है, फॉरेन करेंसी जो है उस वो कितनी है क्या है उसकी भी जानकारी मार्केट में प्रकाशित की जाती है, या जो भी प्रोडक्शन के जो प्राइस है उसके बारे में भी जानकारी मार्केट में जारी की जाती है। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल आंकड़े या डाटा जो है उसका प्रकाशन भी किया जाता है और कलेक्शन भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये कार्य भी आरबीआई करती है, जिसमें विदेशी विनिमय, उत्पादन मूल्य, विदेशी व्यापार, भुगतान शेष आदि के विषयों में संबंधित जानकारी से जो आंकड़े होते हैं वो सारे आपको आरबीआई की साइट पे मिल जाएंगे, जो फ्रिक्वेंटली आरबीआई के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे साप्ताहिक तौर पे, तिमाही तौर पे, मंथली, ईयरली, 6 माही, वो उस तरह से आंकड़े जारी किए जाते हैं। भुगतान शेष जो होता है वो विदेशी व्यापार जो किया जाता है, तो विदेशी व्यापार में टोटल कितना गया और कितना आया उसका जो अकाउंटिंग जो होता है उसको भुगतान शेष बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा बैलेंस किया जाता है। हमेशा जितना इन हुआ है जितना आउट हुआ है और उसका जो डिफरेंस होता है, जो भी उसका अंतर जो रहेगा इन और आउट का, इन और आउट का, इन किससे होगा निर्यात से और आउट किससे जाएगा, आयात अगर अपन करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा और निर्यात करेंगे तो पैसा अपने पास में आएगा। इन और आउट के अंतर को हमेशा क्या किया जाता है, गोल्ड और ऋण या लोन, बाई और सेल किया जाएगा, या तो गोल्ड या फिर ऋण लिया जाएगा या ऋण दिया जाएगा। ऋण लेना या देना, जब भी इसमें इन आउट का डिफरेंस जो रहेगा वो इसके द्वारा सेटल किया जाता है, इसीलिए हमेशा उसको भुगतान शेष बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमेशा बैलेंस किया जाता है, बैलेंस रहता है। और वो किसके द्वारा रहेगा कि जब भी आपके पास में इन ज्यादा है और आउट कम है, आउट में कम है, तो आप क्या करोगे कि गोल्ड को बाई करोगे, और जब इन कम और आउट ज्यादा है तो गोल्ड को सेल करके आप उसे विदेशी करेंसी लेके उसको बैलेंस किया जाएगा। तो इस तरह से आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट, आरबीआई रिजर्व बैंक में संशोधन अधिनियम। आरबीआई के द्वारा
2006 में इसमें संशोधन किया था, आरबीआई अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया था। और संशोधन में क्या चीज के लिए किया गया था? सीआरआर के लिए। किसके लिए? सीआरआर के लिए संशोधन किया गया था। जो पहले सीमा थी मिनिमम 3%, उस सीमा को हटा दिया गया है। अब आरबीआई चाहे तो सीआरआर कम भी कर सकती है 3% से, और बढ़ा भी सकती है। वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आरबीआई उसमें कितना भी परिवर्तन कर सकती है। उससे पहले जो था वो 3% से 15% के बीच में वेरी करता था सीआरआर, लेकिन अब जो सीमा है उसकी 3% मिनिमम की सीमा है, उसको समाप्त कर दिया गया है। और ये 2006 में संशोधन हुआ था। उससे पहले मिनिमम सीमा थी वो 3% थी। इससे नीचे में आरबीआई जो है वो सीआरआर को नहीं कर सकती। और वर्तमान में जो सीआरआर की दर है वो 4.5% है। कितनी है? 4.5% सीआरआर की है। टोटल बैंकों की डिपॉजिट का 4.5% कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास में रखना होता है, जिसको अपन सीआरआर बोलते, कैश रिजर्व रेशियो या नकद कोषानुपात, नकद आरक्षण अनुपात को, नकद आरक्षित अनुपात या नकद कोषानुपात या सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंकों की टोटल डिपॉजिट का कैश के रूप में आरबीआई के पास में रखते हैं, उसको सीआरआर बोलते हैं। और वर्तमान में 4.5% मिनिमम सीमा 2006 में जो संशोधन हुआ था उसमें हटा दी गई है। और अब आपके लिए स्पेशली दशहरा के उपलक्ष्य में जो आपके लिए विशेष ऑफर आ रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सको और अच्छे से तैयारी कर सको, इसके लिए आपको मैया पाठशाला में उपलब्ध सभी कोर्सेज पे 13% का डिस्काउंट, 13% का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, दिया जा रहा है 13% का, जिसके लिए आपको कूपन कोड जो यूज करना है वो करना है DUS13 ये कूपन कोड यूज करके इस बेनिफिट का लाभ ले सकते हो। धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी हो आप कमेंट के द्वारा बताइए। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।